you're जी most welcome in the session थैंक यू of सर। Crime Free Bharat. जी सर। And this session was meant for your group यस सर। to basically understand the whole concept जी and how exactly your group जो है would like to play a greater role. यस सर। There would be many, since people really don't read documents, so there's a concept note, there's a number of explanatory note also. यस सर। What to do, what not to do, a number of things are there. But generally, we are very busy people, we don't know what to do, what not to do. So generally, Yes. we don't do that part of the reading which we are supposed to do. Because of that very reason, there are some doubts. Yes. Sometimes we jump to the conclusion and we live with the conclusion, some kind of confusion, some kind of doubts. So it is very important at a given interval, people of the group should know Yes. if there is any doubt that need to be clarified. Yes, Number sir. one. And if there is no doubt, in that case, they should understand what they are supposed to do, what is do's and don'ts. And those do's and don'ts would be serving a great purpose. Okay. So with this, I would like to hand over a mic to you. Yes, sir. What really you understand about the crime-free Bharat? What do you understand by the 18 Bharat, which are being flourishing under umbrella of crime-free Bharat? Yes, sir. And when we live in a society, sociology said that the crime is a natural consequence. यदि एक जी। साथ 4-5 बर्तन होते हैं तो आवाज करते ही हैं। जी जी So, जी ऐसे ही हम सोसाइटी में जब साथ में रहते हैं तो जी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका इंटेंशन नहीं होता है, समटाइम उसकी जो डेफिनेशन है वो क्राइम की होती है। जी जी जी। तो क्या हम क्राइम फ्री भारत की जो बात कह रहे हैं, इज इट ए यूटोपियन कॉन्सेप्ट, इट इज ए आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इज इट डूएबल और नॉट डूएबल? आज की स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे जजमेंट दिए हुए हैं जिसमें कहा गया है कि यदि जी। आपकी रिपोर्ट से अपराध होना घटित होता है जी तो अपराध का पंजीयन जो है वो पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस कैन नॉट जो है हाइड बिहाइंड द कर्टेन ऑफ सेटिस्फेक्शन। जी और यदि जो है कुछ केसेस में कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि कोई डाउट वाला मामला है जी तो पुलिस जांच कर सकती है, वो भी एक निर्धारित अवधि में, जी लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वो जी, जांच जी। करेगी कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है कि नहीं हुआ है। जी तो लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत ये है कि बहुत सारे केसेस में अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है, राइट? जहां आदमी का अपराध का पंजीयन ना हो, जहां ठीक ढंग से विवेचना ना हो, जी जहां न्याय ना मिले, जी जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ होने पर भी उसका जो है डिस्पोजल होने में 20-30 साल लग जाए, जी जी वहां क्राइम फ्री भारत की परिकल्पना बहुत सारे संशयों को जन्म देती है। बिल्कुल ठीक और बोला। ये हर किसी का हक बनता है कि वो ये पूछे कि क्राइम फ्री भारत कैसे संभव होगा। फिर उसको ये भी पूछना चाहिए कि आगे चल के जो है उनको क्या करना होगा, क्या जी किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या ताना बाना है और पब्लिक को इसके लिए क्या करना होगा। ये जनरली इस तरीके के प्रश्न आना जी बहुत ही स्वाभाविक है, जी जी राइट? जी तो ये मैंने एक प्रस्तावना आपको दी है। जी अब मैं चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत के बारे में जो भी थोड़ी बहुत आपने अभी समझ विकसित किए है, जी तो आप आपके हिसाब से जो है क्राइम फ्री भारत क्या है, आपने क्या समझा है, क्या जाना है और आपके जेहन में क्या डाउट्स हैं, वो भी आप जो है ना पूछ सकते हैं। यस सर। अपने को सबसे पहले तो सर इसके अंदर जो है सब लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई क्राइम फ्री भारत के अंदर हर चीज संभव है। अभी लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन। यस। अभी पहले आप ये बताइए कि आपने क्राइम फ्री भारत के बारे में अब तक क्या समझ पाए हैं? आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में कैसे मालूम पड़ा,
क्या आपने जो ढेर सारे वीडियोस क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, क्या उनमें से कुछ देखने का आपको अवसर मिला? कुछ उसमें पुराने हमारे इंटरव्यू भी 4-5 साल पुराने वाले भी इंटरव्यू कुछ जी अपलोडेड हैं, जी जी जी। क्या उनको देखने का मौका आपको मिला? क्या बिल क्राइम बिल फ्री भारत की आपने वो फिलॉसफी समझ पाई है क्या? और आपके समझे में, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने पूरी तरह से समझ पाया हो, जो कुछ भी छोटी मोटी बात आपको समझ में आई है जी। वो क्या है? क्राइम फ्री भारत से आपको कितना आप अपने आप को आसान्वित फील कर रहे हैं? थोड़ा सा इस तरीके से आप अपनी बात बताइए। देखिए, मैंने यूट्यूब में कुछ चैनल देखी हैं आपकी, और उसी से मैं जुड़ा हूँ, और आपसे भी मिलके जुड़ा हूँ मैं इसके अंदर। और लोग कुछ अभी तक आदमी असंभव चीज समझता है कि भाई क्राइम फ्री भारत कैसे होगा। तो अपने को इसके लिए लोगों के लिए अवेयरनेस क्लियर करके करना है अपने को, है ना, कि भाई क्राइम फ्री भारत के अंदर क्या क्या हो सकता है। जो अपन चाह रहे थे कि भाई एक लेमैन के लिए घर बैठे सब कुछ काम हो जाएगा, रिपोर्ट लिख जाएगी उसकी, और आज का आदमी भी चाहता यही, लेकिन वो मेहनत करना कुछ भी नहीं चाहता, ना किसी से जुड़ना चाहता है कि भाई अपना जो है ये काम हो जाए। लेकिन आप अपन की, लेकिन बट वो चाहता है कि मेरे घर बैठे सब काम हो जाए। नहीं, घर में ही बैठे ही सब काम होगा। जी और क्राइम फ्री भारत जो है ये 5 जो है सर्टेनिटीज को आम आदमी को ऑफर कर रहा है। जी बेसिकली ये 5 सर्टेनिटी मिलके ही आगे चल के क्राइम फ्री भारत में कन्वर्ट होंगी। और शुरू में वो अपराध आसानी से रुकेंगे जो किसी मकसद से किए जाते हैं, जी मतलब जो किसी आर्थिक गेन के लिए किए जाते हैं, जैसे लूट, डकैती, चोरी, बदमाशी, मक्कारी, मनी लॉन्ड्रिंग, जिस जहाँ पे कि एक मंशरिया है और दूसरा लाभ कमाने की कुछ नीयत है। जी ये ऑफेंस निश्चित रूप से शुरू में बहुत फास्ट रुकेंगे, और जैसे जैसे लोग रडार पे आते जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी रडार पे आ चुके होंगे उनको अपराध करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी ठीक है ना? लेकिन दूसरे तरीके के जो क्राइम होते हैं जो कि रिएक्शनरी होते हैं, मतलब जिनके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे अपराधों को शुरू में रोकना मुश्किल जाएगा। जी क्यों? क्योंकि इसमें कोई तैयारी नहीं की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ओवरटेक किया, जिसकी गाड़ी ओवरटेक हुई उसको बहुत बुरा लगा, बिल्कुल ठीक है। he happened to have that some gun, और जी उसने अपने जेब से गन निकाली और ठुक 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 2 गोलियां चला दी, हाँ हाँ और एक मर्डर हो गया। अब ना तो मर्डर करने की नियत थी, ना इच्छा थी, ना तैयारी थी, फिर भी एक मर्डर जैसी जघन्य अपराध घटित हो गया। क्या इस तरीके के अपराध रुकेंगे? क्या जी मोबोक्रेसी रुकेगी? क्या जो अपराध जो है, जो कि किसी एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के थ्रू हो रहे हैं, चाहे अविश्वास का कारण हो, वो अपराध शुरू में निश्चित रूप से नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है लोगों की आस्था बदलेगी, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों की समझ बदलेगी, तो वो अपराध भी रुक पाएंगे। जी विकास जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर। क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के ऊपर काम कर रहा है, जी और वो ये नहीं कह रहा है कि साहब ऐसा होगा, ऐसा गारंटी के साथ होगा। सर्टेनिटी का मतलब यही है। जी 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 तो कई बार किसी लोगों ने कहा कि साहब एकदम आप गारंटी से कैसे कह सकते हो? जी मैंने कहा यदि हम गारंटी नहीं देंगे तो फिर वो होगा ही नहीं, इसलिए जी हमें तो गारंटी ही देना है। वी विल नॉट टॉक एनीथिंग बिलो गारंटी। जी एंड सिस्टम जो है हर चीज में गारंटी देगा। तो पहली गारंटी ये है कि बिना थाने जाए आपके अपराध का पंजीयन हो, जी राइट? वो जी भी बिना अपराध थाने जाए, और वो भी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो। जी देखिए, सीसीटीएनएस में भारत सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी इसके बावजूद भी जो एफआईआर है वो सिस्टम के अंदर पैदा नहीं हो रही है, सिस्टम के बाहर पैदा हो रही है। अब सिस्टम के बाहर क्या का मतलब क्या निकला है
कि हम कंप्यूटर जैसा टाइपिंग करते हैं। जब आपने देखा होगा, यदि आप किसी के साथ कभी थाने गए हो, कोई रिपोर्ट लिखाने का जी आपको जी मौका जी मिला होगा, जी तो जी आपने जी। देखा होगा जो हवलदार या सिपाही बैठा हुआ है वो आपसे पूछ के टक 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 करता रहता है, एंट्री हाँ करता हाँ है, राइट। फिर उसका वो प्रिंट आउट निकालता है। जी प्रिंट आउट निकाल के उसमें जो फरियादी है वो साइन करता है और उसको एसएचओ साइन करता है। जी जब इन दोनों के साइन हो जाते हैं तो वो एक लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो गई। तो लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर के 4 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है कि एक कथानक, एक स्टोरी, जिससे कि एक संज्ञेय अपराध का घटित होना, जिसके संज्ञेय अपराध के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो इंग्रेडिएंट उस संज्ञेय रिपोर्ट में आ जाना चाहिए। फिर कौन कौन सी धाराओं का अपराध पंजीयन हुआ है, तो एक सेक्शन में लिखा होता है धारा फलाना, ठीक है ना। जी जी जैसे मान लो आपने मारपीट की तो 323 आईपीसी, या आपने जोर से डंडा मारा उसकी हड्डी टूट गई तो 325 आईपीसी, बिला बिला जी बिला बिला। या हाँ किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो 307। अब मर्डर करने की जो है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा जो है वो धाराएं बनती हैं, राइट। अब जैसे मान लो आपके पास कट्टा है तो आर्म्स जी एक्ट की धारा लग जाएगी। यदि आपका ड्रग वगैरह या नार्कोटिक्स एक्ट जो हुई तो नार्कोटिक एक्ट की धारा लग जाएगी। तो एक हो गया मजनून और दूसरा हो गया है धाराएं अलोंग विद द एक्ट, जो कि जो ऑफेंस आपने कमिट किया है। फिर उसमें जिसने सूचना दी है उसके सिग्नेचर और देन जो है ना थाना प्रभारी के सिग्नेचर, ये चारों चीजें जब होती हैं तो इसको लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर करें। जी तो ये सिस्टम जो है सीसीटीएनएस से बहुत आगे जा रहा है। ये बिना थाने जाए इन चारों एट्रीब्यूट्स को पूर्ण करते हुए आपकी एफआईआर लिखाएगा। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी जी कि भारतीय सिस्टम में जो भी जो है उसको जो भी पावर दे दिया जाए उसका दुरुपयोग होता है, राइट। बिल्कुल ठीक है जी आपने डॉरी डेथ का डॉरी का कर दिया है तो डॉरी में झूठे जो है रिपोर्ट लिखी जाने लगी। हो सकता है एक व्यक्ति का दोष हो, पूरा खानदान का नाम लिखा देते हैं। जी जी आपने जी एससी एसटी एक्ट बनाया तो जमींदारों ने अपने जो है ना एससी एसटी नौकरों से अपने अपोनेंट के खिलाफ केस रजिस्टर करा दिए। जी तो या आपने आरटीआई एक्ट लाया तो ब्लैकमेलर्स ने जो है ना क्वेश्चन पूछ के ब्लैकमेल करने की नियत से जो है ना काम करना चालू कर दिया। जी तो भारतीय परिवेश में आप जिसको जो भी अधिकार देते हैं वो उसका दुरुपयोग करने की बात पहले सोचता है। हाँ हाँ तो सर्टेनिटी ऑफ ऑफेंस, रजिस्टरिंग ऑफ द ऑफेंस में एक ट्यून सर्टेनिटी भी है कि यदि जी आप झूठी और फैब्रिकेटेड एफआईआर करेंगे तो सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो आपकी झूठी रिपोर्ट को पकड़ लेगा और जिस सर्टेनिटी से वो आपकी एफआईआर लिखा रहा है जी उसी सर्टेनिटी से वो जो है आपको 182 211 जो झूठी रिपोर्ट लिखने का पे जो जुर्म बनता है उसके तहत आपको प्रोसिक्यूट करेगा। जी तो ये सर्टेनिटी जो है, पहली सर्टेनिटी इट इज ए ट्विन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विदाउट गोइंग टू थाना। जी थाना बिना जाए पूर्ण रूप से लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर कैसे लिखी जाए और वो भी बिना थाने जाए। और उसके साथ में यदि वो रिपोर्ट झूठी, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड है तो ऐसी झूठी रिपोर्ट करने वालों को भी उसी सर्टेनिटी से पनिशमेंट 182 211 करने में कर किया जाएगा। ये पहली सर्टेनिटी है क्राइम फ्री भारत की। जी तो जो आपका पहला था कि साहब जो है ना बिना जाए हमारा काम हो हाँ जाए, जी जी तो बिना जाए आपका काम होगा। आज जो चाहे आप पोर्टल पे कोई चीज बात लिख रहे हो या आप लोग कहते हैं कि साहब आज ऑनलाइन एफआईआर, ये अभी तक ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जो भी कहा जा रहा है वो सिमेंटिक है, वो झूठ है, वो गलत है। जी क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन, नॉट एफआईआर। एफआईआर तब बनेगी जब उसमें मजनून होगा, जब उसमें धाराएं लग जाएंगी, जब उसमें 2 सिग्नेचर होंगे। क्राइम फ्री भारत की जो मेथोडोलॉजी है उसमें ये लीगली एक्सेप्टेड एफआईआर जो है होगी। अमूमन तौर पर जो है ना आदमी ये भी कहता है कि भैया एफआईआर तो लिख जाएगी, क्या उन लोगों की लिखेगी जिनके पास ऐप होगा, जिनके पास स्मार्टफोन होगा, जिनके पास डेस्कटॉप होगा, या ऐसे जो लोग हैं इनकी समस्या वैसे भी बड़ी नहीं है क्योंकि वो जी इतने प्रभावशाली होते हैं कि चाहे देर से ही सही
लेकिन उनको कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिल ही जाता है। जी, वेरी ट्रू। यस सर। तो यदि इसका लाभ डिप्राइव्ड क्लास के लोग, गांव गंवाड़ी, या जिनके पास इवन स्मार्टफोन और डेस्कटॉप नहीं है, जी, ऐसे लोगों को जब तक इसका फायदा नहीं मिलता है तो ऐसी एफआईआर का कोई फायदा नहीं है। जी, तो क्राइम फ्री भारत जो है ना, ये प्रॉमिस करता है कि उन लोगों की भी एफआईआर लिखी जाएगी, वो भी बिना थाने जाए, जिनके पास ना स्मार्टफोन है ना कंप्यूटर है। उनको पब्लिक प्लेस में कुछ जो है आईओटी डिवाइस लगाए जाएंगे, कुछ स्विचेस लगा दिए जाएंगे, आप हाँ बटन हाँ दबा के जो है ये हाँ मैसेज दे सकते हैं कि साहब हमारे पास एक बात हुई है और हम एफआईआर कराना चाहते हैं। नियरेस्ट जी, वॉलंटियर अपने मोबाइल फोन के पास जाके वो एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेगा। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ भाषा बहुत मायने रखती है। जी, हर 10 किलोमीटर के बाद एक डायलेक्ट बदल जाती है। तो क्या टेक्नोलॉजी फरियादी की बात समझ पाएगी? जो ये भाषा का फेर है, वो टेक्नोलॉजी यदि नहीं समझ पाती है या उसमें कुछ अपभ्रंश आता है, तो क्राइम फ्री भारत कैसे उसे हैंडल करेगा? जी, जी, तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत में एक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सिस्टम को रखा हुआ है। जी, तो जिस भाषा का जो है कंप्लेनेंट है, उस भाषा को या उस डायलेक्ट को समझने वाला जो है बंदा ऑलरेडी बैकएंड पे रजिस्टर्ड होगा, जो भी उस समय अवेलेबल होगा उसको रियल टाइम में पैच हो जाएगा, जी, और वो फरियादी से उसकी बात समझ के सिस्टम को बताएगा, और सिस्टम उसे फिर समझ के जो है एफआईआर में कन्वर्ट करेगा। तो जो एफआईआर होगी वो, और जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा एक रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर जी, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद टेक्नोलॉजी जो है आपकी स्क्रीन पे ही 4 तरीके के सिग्नेचर की इजाजत दे रही है। जी, तो जैसे आपने रियल टाइम पे सिग्नेचर किए विकास अग्रवाल, राइट, तो विकास अग्रवाल के जो सिग्नेचर हैं वो सिस्टम कैप्चर कर लेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन से, जी, और उसमें जो है डेट टाइम और लोकेशन के साथ उसे स्टैम्प कर देगा, और ये सब चीज जो है वो आपका एक सिग्नेचर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उसे हैश वैल्यू के साथ लॉक कर दिया जाएगा। तो जी, कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई उसको मिसयूज नहीं कर सकता है। फिर जो है सिस्टम आपके फोटोग्राफ को लेगा और उसको भी डेट और टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प करके और हैश वैल्यू से लॉक करके आपका फोटो सिग्नेचर कन्वर्ट करेगा। जी, फिर तीसरा जो है आधार बेस्ड ओटीपी सिग्नेचर, जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, और चौथा सिग्नेचर है वर्चुअल आधार कार्ड बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर। तो ऐसे 4 तरीके के सिग्नेचर का प्रावधान क्राइम फ्री भारत में सोचा हुआ है, और लीगली जो है जो पहले सिग्नेचर है ऑप्टिकल सिग्नेचर, दैट इज गुड इनफ फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो सिस्टम जो एफआईआर क्रिएट करेगा वो एफआईआर जो है लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर होगी। जब यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे तो उसको डेट टाइम लोकेशन के साथ हर चीज मालूम है, वो जी, 2 मिनट में इस बात को एस्टैब्लिश कर सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, एंड देन उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो आपको नोटिस भी दे सकती है कि आपका जो है ना कंटेंट गलत है, और वो 182 211 में प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। जी, ये भय बहुत जरूरी है, जिससे कि दुष्ट लोग अपने पड़ोसियों के, अपने अपोनेंट के लोगों को खिलाफ जो है ना झूठा मुकदमा करके उनसे अपना स्कोर सेटल ना करें, जी, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये दिस इज द फर्स्ट सर्टेनिटी। तो मेरे ख्याल से आपका जो एक पहला पॉइंट है कि बिना कुछ किए बिना हमारा एफआईआर लिख जाए, जी, वो आप किस हद तक समझ पा रहे हैं कि आपका वो मकसद पूरा हुआ है? बिल्कुल पूरा पूरा मकसद हो रहा है, लेकिन इसको गवर्नमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? अभी अपन गवर्नमेंट की बात बाद में करते हैं, जी, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी अच्छी चीजें पसंद नहीं आती हैं, और गवर्नमेंट को पसंद आती भी है। क्योंकि हाँ मैं हाँ, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल पुलिस मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम्म, हमने जो है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम 2017 में नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की थी।
और जी 2019 में क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम यूजिंग 21 टेक्नोलॉजीज, इसको हमने 2019 में नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता पाई थी। आज ये दोनों प्रोजेक्ट जो है माइक्रो मिशन फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस के तहत नेशनल पुलिस मिशन है, और इन दोनों प्रोजेक्ट में आई एम द प्रोजेक्ट लीडर। और ये यस भी सर। एक अच्छी बात है कि जी आज ही इसकी एक बहुत लंबी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ढेर सारे डीजीज और डीजी बीएसएफ और बहुत सारे लोग थे। यस सर। इट वाज चेयर्ड बाय द डीजी बीपीआरएनडी हु इज स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो, मिस्टर कॉमेडी। यस सर। और आज जो है ना ढेर सारे बहुत ही अनुकूल डिसीजन लिए थे, ठीक है ना। जी हमने आज उनको ये पॉइंट भी रखा था कि ये बहुत जरूरी है कि इस जैसे विशाल महत्व के चीज को मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को जो है एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग हमें प्राप्त करना चाहिए। जी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी थोड़ा सा और पका लेते हैं, उसको पकाने के बाद फिर होम मिनिस्टर के पास चलेंगे। जी लेकिन आगे चल के देखते हैं। क्राइम फ्री भारत ने अपनी खुद बहुत सारी मॉडस ऑपरेंडी बनाई हैं, एक अपनी सोच बनाई है, और उसने ये सोच के रखा है कम हट नॉट। ये भारत तो जो है ना क्राइम फ्री होगा, और भारत महान होगा, और जी 5 साल के अंदर होगा, और हेल्दी और वेल्दी होगा। ये क्राइम फ्री भारत की सोच है, और ये सोच तब भी है यदि नेता उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो। जी ऐसे हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन, पॉजिटिव, प्रोएक्टिव एंड रिस्क लेके काम करने वाले जो है राजनेता हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों की उपस्थिति में ये बहुत आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आम जनता को ये लाभ दे पाएंगे। जी तो अभी तो अपन ने सिर्फ एफआईआर वाली बात कही। एफआईआर होने से तो काम बनना नहीं है ना। हाँ सही बात है जी। एफआईआर से अपन को बहुत आगे इसकी सोच है। जी तो इसकी जो सेकंड सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। और जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो उसके पहले हम 2 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करना चाहते हैं। आज की पुलिस जो है, जब सब केस रजिस्टर नहीं कर रही है, या आधे से ज्यादा या 1/3 ही केस रजिस्टर कर रही है, तब भी काम के बोझ से दबी हुई है। जी हमारे बहुत सारे पुलिस साथी जो है वो, उन्हें खाने का समय नहीं मिलता है, उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता है। वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, सब चीजें उनको हो गई हैं, राइट। जी और उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी उनको नहीं मिलता है। भगवान ने जो बात गीता में अपने लिए कही है कि जब भी धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की रक्षा के लिए पैदा होता हूँ, अधर्मियों को और अधर्म को नष्ट करने के लिए पैदा होता हूँ। जी समाज में पुलिस लगभग भगवान कृष्ण ने जो भगवान के लिए कहा है वही काम जो है ना एक पुलिस करती है, राइट जी हाँ लेकिन जो भी कारण हो, पुलिस को वो सम्मान तो नहीं मिलता जो भगवान को मिलता है। पुलिस को सम्मान तो छोड़ो, असम्मान मिलता है। जी और आजकल जो है ना इतनी बड़ी चीजें हो गई हैं कि उसके ऊपर जो है ना उसको बेइज्जती भी सहना पड़ती है। लोग बाग जो है ना उसकी यूनिफॉर्म में रहते हुए भी उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं। आपके जो है इसी कैपिटल की बात है, एक थाने में जी कुछ लोगों ने जो है ना गलती की, उनके खिलाफ ऑफिस रजिस्टर हुआ, उनको पकड़ के ले गए। एक मेयर महोदय और बाकी लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे भाजपा के आदमी हैं, आप कैसे इनको थाने में बंद कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पे थाने के अंदर मारपीट की, हंगामा मचाया और लोगों को छुड़ा के ले गए। जी अगले दिन पूरे के पूरे थाना के खिलाफ जो को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ उनके थाने में ही मुकदमा कायम कर दिया। तो हमारी पुलिस जो है ना एक बहुत ही विषम और असम्मान जैसी स्थिति में जो है वो जी रही है। छोटा मोटे लाभ के लिए वो कई बार थोड़ी बहुत वसूली कर लेती है, हाँ, लेकिन दूसरे विभाग तो जो है ना
क्या कर रहे हैं उसकी तुलना में तो उसका जो अपराध है वो बहुत ही नगण्य है, जी और जी उसका जो त्याग है और जो उसका काम है वो ईश्वर तुल्य होने के बावजूद भी उसे जो सम्मान मिलना चाहिए उसे सम्मान नहीं मिलता है। तो क्राइम फ्री भारत ने जो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन जो दिया है उसमें पुलिस को जो है एक बहुत ही ज्यादा शक्ति और वो दिया है। क्राइम फ्री भारत का मानना है कि हमारा सबसे निकम्मे पुलिसकर्मी से भी, जिसको ना तो ठीक ढंग से कानून आता हो, ना उसके पास राइट काइंड ऑफ स्किल सेट हो, उससे भी एकदम बहुत ही अव्वल दर्जे की विवेचना वो करा पाएगा थ्रू विवेचना ऐप। तो एक ऐप होगा जो चीजों को कैप्चर करता जाएगा और उसका बैकएंड इंजन गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, जी और वो आपको कोई भी जो है ना पुअर क्वालिटी का काम करने ही नहीं देगा, जी और साथ में ही आपके परफॉर्मेंस को भी आकलन करेगा। तो चूंकि कर्मी को मालूम होगा कि उसका परफॉर्मेंस भी आकलन हो रहा है, तो वो कहाँ पे वीक है वो खुद रिक्वेस्ट करेगा कि साहब मैं यहाँ वीक हूँ, हमारा परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, तो मुझे ट्रेनिंग दे दी जाए। तो हम बड़ी फोकस्ड ट्रेनिंग भी उसे दे पाएंगे। जी लेकिन उससे हम अच्छी विवेचना कराएंगे, इस बात को हम पहले थोड़े से बैकग्राउंड में रखते हैं। उसके पहले हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हाउ टू डीबर्डन आवर पुलिस फोर्स। हम पुलिस का 90% वर्क जो कि नॉन कोर वर्क है वो हम कैसे पुलिस से या तो पब्लिक को ट्रांसफर कर दें या फिर हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दें। जी और चाहे पब्लिक करे या टेक्नोलॉजी करे, एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो फ्लो होगी। यदि पब्लिक कर रही है तो पब्लिक को मिलेगी, और यदि टेक्नोलॉजी कर रही है तो जो टेक्नोलॉजी का मालिक होगा, जी जैसे मान लो सीसीटीवी डिवाइस है या IoT डिवाइस है, तो जो उसका ऑनर होगा उस ऑनर को वो रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी। तो उसे भी ये भार जो है अच्छा लगेगा उसे, क्यों? क्योंकि साथ में वो पैसा लाएगा। ठीक है ना? तो हमारा ऐसा मानना है कि हम पुलिस को 90% तक डीबर्डन कर पाएंगे और हम इफिशियंसी को बहुत ज्यादा आगे ले जा पाएंगे। जी हम एक साधारण स्तर के पुलिस ऑफिसर से बहुत हाई क्वालिटी की विवेचना करा पाएंगे, और लगभग 100% केसेस में हम डिटेक्शन कर पाएंगे, और हमारा बैकएंड इंजन उन सब एविडेंसों को कैप्चर कर पाएगा जो आज के पुलिस के दिमाग में, पुलिस के भेजे में भी नहीं आते हैं। हम ऐसे जो है एविडेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उन एविडेंस को हम डेट टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना लॉक कर पाएंगे। हम जो है इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट पैदा कर पाएंगे जो कि नॉन मैनिपुलेबल होगा। तो जी यदि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जैसे डीप फेक और बहुत सारी आजकल नेगेटिव टेक्नोलॉजी आ गई हैं, वो टेक्नोलॉजी के रहने के बावजूद भी उन साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी इसके साथ ही जो है अभी पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेसी के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, और प्राइवेसी जो है आजकल लगभग जो है फंडामेंटल राइट जैसी जो है स्थिति में पहुंच गया है। तो क्राइम फ्री भारत जो है जी वो आम आदमी को गारंटी ऑफ प्राइवेसी भी दे रहा है, और इस गारंटी ऑफ प्राइवेसी को फ्रैक्टिफाई करने के लिए उसने रॉ डाटा पुलिस को नहीं जाएगा, एक तो ये निर्णय लिया हुआ है। और ये रॉ डाटा जो है विल गो टू द डिजिटल चित्रगुप्त, और ये डिजिटल चित्रगुप्त ये हमने उसका, चूंकि चित्रगुप्त को आप जानते हैं, जी चित्रगुप्त का नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। कौन है, हु इज द चित्रगुप्त? भगवान चित्रगुप्त जो है। हाँ, भगवान चित्रगुप्त। भगवान चित्रगुप्त कौन है? जी भगवान चित्रगुप्त इज द अकाउंटेंट जनरल ऑफ गॉड। जी वो आपके हर काम का लेखा जोखा रखते हैं। जी आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आपने डिजाइन की है, लेकिन उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से डिजाइन करके रखी हुई थी। उनके पास आपके हर अच्छे और बुरे काम के फुटेज पहुंचते रहते हैं उनके सिस्टम में, उनके डाटाबेस में। और जब हम मर के ऊपर पहुंचते हैं तो सबसे पहली अदालत लगती है चित्रगुप्त की, जी जहाँ पे आपका जो है जो वीडियो फुटेज है आपको दिखाए जाते हैं। जी तो
आपके वीडियो फुटेज मरने के बाद किसको दिखाए जाते हैं? आपको। आपके वीडियो फुटेज क्या आपके पड़ोसी को दिखाए जाते हैं क्या? नहीं नहीं, आप ही को दिखाएंगे क्या अच्छा काम किया बुरा काम किया आपने। करेक्ट। तो इसका मतलब है चित्रगुप्त इज गिविंग यू राइट टू प्राइवेसी। जी आपकी चीज वो किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डिजिटल चित्रगुप्त है, इसका टेक्निकल और लीगल नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम जी अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो ये जो आपने शेड्यूल 7 का नाम सुना है क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसकी रूपरेखा जो है शेड्यूल 7 से बनती है। ओके। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो पहली लिस्ट में जो कुछ भी है उसमें अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो कानून बनाए, वो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लिस्ट 2 में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो अमूमन राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है, उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले सकती है। ऐसे 5-6 जो है ना एक्सेप्शन उसमें हैं, लेकिन लिस्ट 1 में राज्य सरकारों का कोई दखल नहीं है। और जो लिस्ट 3 है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, वो राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, और वो केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया है और राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया है, तो राज्य सरकार का वो पोर्शन, उनके बनाए हुए नियम का वो पोर्शन नल एंड वॉइड होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए नियम से थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि दोनों को अधिकार रहते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें जो है ज्यादा बड़ा अधिकार है, राइट। जी सर। तो ये पुलिसिंग जो है, इट इज एंट्री 2 ऑफ लिस्ट 2, मतलब ये मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन जो हमने ये डिजिटल चित्रगुप्त बनाया है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी में बनाया है, क्योंकि 65C ये कहती है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो ऐसी एजेंसीज बनाए जो कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम पे मदद करें, राइट। और ये पूरी क्राइम फ्री भारत इज नथिंग बट ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव। इट इज ए साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, राइट। तो क्राइम फ्री भारत को लगा कि जो हम सोच पा रहे हैं वो कोई दूसरा लीगल विद्वान उसको पूरा ठीक से समझ के बनाएगा, वो तब बना पाएगा जब पहले वो क्राइम फ्री भारत के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ही ड्राफ्ट एक्ट बना के दें। तो हमने इसका एक ड्राफ्ट बिल बना के BPRND को सबमिट किया है। आज ही मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि उस पर कुछ उन्होंने और हमसे जानकारी चाहिए है, वो हम उनको भेजेंगे, और फिर वो जो है ना हमारे ड्राफ्ट एक्ट को जो है होम को भेजेंगे, जहाँ पे कि होम डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर उस पर निर्णय लेके यदि वो उसे उचित पाते हैं तो उस पर कानून बना देंगे उसको, राइट। यस सर। तो दैट इज द सेकेंड सर्टेनिटी। और ये जो है, जैसे ही कोई व्यक्ति CFB के रडार पे आता है या डिजिटल चित्रगुप्त के रडार पे आता है, तो उसके पास जो भी डाटा सेट अवेलेबल है उसमें वो क्राइम के साथ मैपिंग करके, तो आपको हमने पकड़ा एक केस में मान लो, राइट। और हमने जब आपके पूरे स्पेक्ट्रम को जब हमने आपको फैलाया और उसको क्राइम के साथ मैप किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि विकास ने से 200 ऑफेंस किए हैं, 500 ऑफेंस किए हैं। तो एक ऑफेंस में आप रडार पे आए हैं और हमने आपसे 500 ऑफेंस डिटेक्ट कर लिए, राइट। यही कारण है कि जहाँ थोड़ी सी भी लीड मिलेगी हम उसको एक्सपांड करके, जहाँ हमारे पास कोई लीड नहीं है, उन ऑफेंसेस को भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। हम उन ऑफेंसेस को भी डिटेक्ट कर पाएंगे जो छोटे मोटे होने के कारण आपने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं किए, या उन ऑफेंसेस को भी डिटेक्ट कर पाएंगे
जो आपने पुलिस में रिपोर्ट तो की है, लेकिन पुलिस ने आप टल्ला मार दिया और आपके केस जो है ना उन्होंने एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया। ऐसे ऑफेंसेस को भी क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी जो है वो डिटेक्ट कर पाएगी। तो जैसे कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा में कि अध्याय द्वितीय अध्याय समाप्तम, तो ऐसे ही सर्टेनिटी 2 जो है क्राइम फ्री भारत की जो है ना यहाँ पे समाप्त होती है, जिसके तहत अपराधों का डिटेक्शन सर्टेनिटी के साथ हो पाएगा। उसके साथ में बोनस में पुलिस को सम्मान मिलेगा, पुलिस को डिवर्डन किया जाएगा, पुलिस को जो है ना कंपल्सरली वीकली हॉलिडे मिलेगा, उसके पास समय होगा कि वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ जो आजकल वो बिल्कुल समय नहीं दे पाता है, वो क्वालिटी टाइम दे पाएगा। और 10% काम करने के बावजूद भी 100% से ज़्यादा जो है उसको ना केवल डिटेक्शन में वो मिलेगा, बल्कि फिर उसको कन्विक्शन का भी जो है वो मिलेगा। और ऐसी पुलिस के सम्मान में हर कोई खड़ा हो जाएगा जो कि इतनी प्रभावशाली हो कि 100% केसेस में जिसमें कन्विक्शन आ सके, और वो भी छोटे समय में। देन इसकी तीसरी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो ये कोर्ट की मदद कर रहा है। पहला तो जो है ये विटनेस को सम्मान दिला रहा है। आज की व्यवस्था में आई डोंट नो आप कभी कोर्ट में गए हैं क्या विकास? हाँ गए, जी जी। तो वो कैसे आवाज लगाते हैं, विकास हाजिर हो? जी जी जी, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ। इसमें विकास को सम्मान कहाँ है? विकास तो विटनेस है, इन्होंने तो कोई क्राइम किया नहीं है, तो हाँ, विकास हाजिर क्यों हो? जी, हाँ। तो क्राइम फ्री भारत जो है वो पहली बात उसकी सोच ये है कि जो विटनेस है उसकी कन्वीनियंस और सम्मान को उसमें इंटीग्रेट किया जाए। जी, यदि आप अनुपलब्ध हैं तो वो पहले जो है आपके पास आके पूछेगा कि अच्छा ये बताइए इस महीने में आपकी 4 पैसे लगना है, वो डेट्स कौन कौन सी हैं जब आप अवेलेबल नहीं हैं, राइट? और जिन डेट में आप अवेलेबल नहीं हैं आपको दस्तावेजी प्रूफ देना पड़ेंगे कि आप अवेलेबल नहीं हैं। आपके दस्तावेजी प्रूफ के आधार पर सिस्टम यदि इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वो आप सही बोल रहे हैं, तो वो उन डेट को ब्लॉक कर देगा। उन डेट पे जो है आपकी पेशी नहीं लगाई जा सकती है, राइट? जी, उस कन्वीनियंस उन ब्लॉक डेट के साथ जो है ना फिर वो इट विल गो टू द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट से कहेगा साहब देखिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर दिस काइंड ऑफ द क्राइम। तो आपको जो है इसकी 2 पेशी या 3 पेशी जो भी बनती हैं वो आपको फिक्स करना है। और देन मजिस्ट्रेट कैन जस्ट क्लिक ऑन द कैलेंडर एंड उस डेट पे जो है उसके समन्स वारंट जनरेट हो जाएंगे। और समन्स वारंट जनरेट होने के बाद उस पर मजिस्ट्रेट के डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे, तो लीगली एक्सेप्टेबल समन्स वारंट विल बी जनरेटेड। एंड देन सिस्टम चूंकि पुलिस को डिवर्डन कर रहा है, तो आगे चल के जो समन्स वारंट है वो पुलिस के पास एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएंगे, वो सीधे जो है ना वॉलंटियर्स के पास पहुंच जाएंगे। और वो भी जहां पे समन्स और वारंट की तामील होना है, जो नियरेस्ट वॉलंटियर अवेलेबल है जिसकी ग्रेडिंग हाई है, वो सिस्टम खुद कैलकुलेट करके उसके पास उनको पहुंचा देगा, और कुछ मिनट कुछ घंटों में ही उनकी तामील हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन को का प्रूफ कैप्चर करके ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे वो कोर्ट को अवेलेबल हो जाएगा। तो जो कोर्ट मोहर अभी जो है कई बार झूठे दिखा देता है कि उसने समन वारंट जारी किए हैं, जबकि समन्स वारंट जो है ना जारी तो हो जाते हैं लेकिन वो कोशिश नहीं किए जाते हैं, भेजे ही नहीं जाते हैं। कई बार इस तरीके की बदमाशियां भी होती हैं। फिर इस तरीके की बदमाशियां नहीं हो पाएंगी, और मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी कन्वीनियंस से इवन कुछ घंटे पहले भी ये डिसीजन ले सकता है कि मुझे कल इस केस में कार्रवाई करना है। और सीएफबी ने बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स जो है ना सोल्यूशन प्लान किए हुए हैं। तो आगे चल के यदि हम चाहेंगे तो 24 घंटे कोर्ट लग सकती है। तो एक मजिस्ट्रेट ने जो है ना कुछ गवाहों को सुन लिया, फिर दूसरा मजिस्ट्रेट आ गया, उसने दूसरे गवाहों को सुना। इस तरीके से वी कैन रन गवाही ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक। और हम
1 सप्ताह के अंदर केस को डिसाइड कर पाएंगे। शायद 3 महीने में हम प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर तक भी कंप्लीट करके फाइनल जो है ना लोगों को सजा दिला पाएंगे। और जैसे हमने पहले कहा है कि एफआईआर आपकी बिना थाने जाए होगी, तीसरी सर्टेनिटी में हम कह रहे हैं कि आपका कोर्ट ट्रायल आपके घर से होगा और किसी को कोर्ट नहीं जाना होगा। तो मजिस्ट्रेट होंगे, उनका पीए भी होगा, डिफेंस लॉयर भी होगा, प्रोसिक्यूशन भी होगा, और सब चीज वीडियो बेस्ड इंटीग्रेटेड होगी और इतना ट्रांसपेरेंट और फास्ट कार्रवाई हो पाएगी जो आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप जो है राउंड द क्लॉक भी जो है ना हम 24 आवर हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है। हम 3 से 5 दिन और 7 दिन में केसेस को डिसाइड कर पाएंगे। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो Yes. अभी जो 10-20 साल लग रहे हैं, कई बार हम इस भय से कि बहुत समय लगेगा, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। जनरली आपने देखा होगा किसी का घर खाली कराना है तो वो पैसे को देके, गुंडों को पैसे देके कैसे भी, जी, या नेताओं को पैसे देगा या गुंडों को पैसे देगा, वो कैसे भी कोशिश करता है कि कोर्ट की प्रक्रिया में बिना घसीटे यदि हमारा काम बन जाए तो अच्छा होगा। लेकिन क्राइम फ्री भारत की जो सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन है उसमें संभवतः ना वो विलंब होगा और ना भी वो कार्रवाई होगी, और वर्तमान नियमों के तहत कोर्ट ट्रायल संभव हो पाएगा। और हम जो है 3.19 करोड़ केसेस पेंडिंग है अभी जुडिशरी के सामने, उन केसेस को हम 2 साल की अवधि में डिसॉल्व कर पाएंगे। सब डिसीजन वी हैव टू टेक अबाउट आउट ऑफ बॉक्स, और वो डिसीजन ऑलरेडी दिमाग में है कि कैसे होना है। तो एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। हम जो है बहुत सारे एक इसमें एक रिसर्च वर्क हुआ है कि जो जिस केसेस में डिफेंस लॉयर जीतता है, ओनली 10% ही विंस ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस। 90% केस में वो जो ड्रामाबाजी करता है, उस ड्रामाबाजी के कारण वो जीतता है। और वो जो भी ड्रामाबाजी करता है वो कानून की भाषा में एक क्राइम है। कोर्ट के पास जी। इतना समय नहीं है कि डिफेंस लॉयर की जो ये बदमाशियों को वो कॉग्निजेंस लेकर उसको प्रोसिक्यूट करे, लेकिन हमारा बैक एंड इंजन उसको कॉग्निजेंस भी ले पाएगा, वो पिटीशन भी क्रिएट कर पाएगा, और आगे चल के डिफेंस लॉयर को जो ये ड्रामा नाटक है ये करने का जो है ना भी मौका नहीं मिलेगा। तो ना केवल हम फास्ट कर पाएंगे, बल्कि हम सजा नहीं दिलाएंगे, बल्कि हम न्याय कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपने फास्ट अन्याय कर दिया तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ना केवल एक फास्ट होगा, बल्कि वो सजाया भी नहीं कहलाएगी, वो न्याय कहलाएगा। और यदि मान लो आपको गलत केस में बुक कर दिया गया है तो वी विल बी वेरी ओपन कि जो लोग जो है गलत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में, गलत जो है ना गवाही देने में, के फंसाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो पाना संभव हो पाएगी। तो इस प्रकार जो है, जैसे सत्यनारायण की कथा का 3रा अध्याय पूरा होता है, ऐसे क्राइम फ्री भारत की 3री सर्टेनिटी जो है का अध्याय पूरा होता है। तो इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं विकास जी? नहीं, बहुत अच्छा आपका जो है प्रपोजल है, जो भी है बहुत ही बढ़िया है। ये अगर हो जाता है तो स्वर्ग बन जाएगा हिंदुस्तान, और क्या। अब इसमें इसका 4था अध्याय है, वो कह रहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। जी। तो चूंकि जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसे हर चीज मालूम है, वहां उसको ये भी मालूम है कि अपराधी ने जो है ना आज नई गाड़ी खरीद ली है, उसने आज नई शर्ट पहनी हुई है, आज उसकी अंगूठी जो है ना नई आ गई है। वो जी। इतनी डिटेल में हर चीज कैप्चर कर रहा है। जी। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जानता है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को जानता है, वो आपकी गाड़ी में एक डेंट है तो उसे ये भी मालूम है कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है और उसमें अभी 3 दिन पहले दाहिनी ओर एक डेंट लगा हुआ है। जी। तो जब आप अपराध करने की नियत से निकलेंगे तो आपके भाव भंगिमा से उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि अब ये व्यक्ति अपराध करने की नियत से निकल रहा है। उसे ये भी मालूम होगा कि इसके साथ में और कौन कौन लोग हैं। उसे ये भी मालूम होगा कि क्या
आप इस तैयारी से जा रहे हैं, क्या आप घातक हथियार आपके पास हो सकते हैं। तो सिस्टम जो है स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत अपराध करने के पहले अपराधी को दबोच पाएगा। जी तो देखा जाए तो आगे चल के अपन ये कहने की स्थिति में आएंगे कि भारतवर्ष में आगे चल के अपराध करने का ऑप्शन अपराधियों को नहीं रहेगा। तो जो रिएक्शनरी क्रिमिनल हैं या जो जी पुलिस के रडार में नहीं है, वो जी ही जो है ना पहली बार अपराध कर पाएंगे और जी अगली बार वो भी अपराध नहीं कर पाएंगे। जी तो इस तरीके से ये चौथी सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। जी तो इस तरीके से सत्यनारायण कथा का जो है ना चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब अपन जी 5वें अध्याय पे आते हैं, दैट इज है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जी तो ये 5वां अध्याय ये कह रहा है कि जब आपके पास डिजिटल चित्रगुप्त है जो कि सर्वव्यापी है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उसके जी पास सब फुटेज पहुंच रहे हैं। वो फुटेज जो है ढेर सारे जो है ना जगह से, सीसीटीवी डिवाइसेस से, आईओटी डिवाइसेस से और 137 करोड़ लोगों की आंखों के माध्यम से वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच रहे हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी की भी गारंटी दे रहा है। जी जब उसे इतना सब कुछ मालूम है कि आपकी शर्ट कब बदली, आपकी गाड़ी कब बदली, आपने स्कूटर कब खरीदा, चोरी से खरीदा या कैसे खरीदा, यदि उसको इतना सब मालूम है तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि वो आपको अपराधी बने रहने में। तो सिस्टम जो है उसकी एडवांस टीम जाके अपराधी को के जो क्या उसके स्किल सेट है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको किस क्षेत्र में रिहेबिलिटेट किया जा सकता है ये आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए स्किल सेट का गैप है तो वो गैप को भी फुल करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा, उसको स्टेट की तरफ से गारंटी देगा कि यदि धोखे से यदि कोई भी लॉस उसके कारण होता है तो उसकी जी भरपाई राज्य सरकार करेगी। और उसको जो यदि फाइनेंसेस चाहिए तो उस फाइनेंसेस की व्यवस्था भी सीएफबी करेगा, क्योंकि सीएफबी इतनी धन की वर्षा करने वाला है, उसके पास 5 रेवेन्यू स्ट्रीम होंगे, इतनी ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। तो हम जो है क्रिमिनल को सर्टेनिटी के बाद साथ उसको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे और आगे चल के हम कह पाएंगे कि भारत में अपराधी बने रहने का विकल्प उपलब्ध नहीं है अपराधियों के पास। तो जब अपराधी ही नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोगों की आस्था बहुत बढ़ेगी और जो रिएक्शनरी क्राइम है वो भी जो है इट विल बिकम फ्यूटाइल। क्यों? जी क्योंकि उसे मालूम है कि यदि हम 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हमारा केस का निकाल हो जाएगा तो वो खुद जो ना कट्टा लेके कट्टा क्यों फायर करेगा। सही बात। आज जो चलता फिरता वो ज्वालामुखी बन गया है, वो आगे जन बन के ज्वालामुखी नहीं बनेगा। तो ये जो है ना 5 जो है सर्टेनिटी है जो क्राइम फ्री भारत दे रहा है और इसके लिए 21 टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है और वो उसके नट एंड बोल्ट्स काफी बन गए हैं, काफी बन रहे हैं। और जी ये भारत सरकार का बीपीआरएनडी के तहत नेशनल पुलिस मिशन है और मैं जो है उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ, राइट। जी जी नहीं सही है सर। और इसमें जो है हमारे मनीष जी जैसे बहुत सारे बच्चे, 54 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और स्टूडेंट वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी 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 अभी हमारे पास कुछ शक्ति की हम कमी महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज फुटकर में, चिल्लर में बहुत सारे सॉल्यूशंस बन के पड़े हुए हैं हमारे पास। जी 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 हमारे पास अभी वो काबिलियत की टीम नहीं आ पा रही है जो हमारे पास पड़ी हुई चीजों को नट बोल्ट पर इंटीग्रेट करके कल से आपको परोस दे, ठीक है ना। जी लेकिन हम जल्दी से वो भी कर लेंगे, क्योंकि आज हमने ये बात बीपीआरएनडी में कही थी कि साहब हम जो है ना, नाउ आई नीड सपोर्ट, आई नीड सम प्रोफेसर, आई हैव गिवन, आई नीड वन एडिशनल सेक्रेटरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एडिशनल सेक्रेटरी के बारे में हमने राय पैदा की है कि नहीं क्राइम फ्री भारत को जो है ना उनकी सेवाएं भी चाहिए। तो मैं महसूस करता हूं कि आगे चल के हम जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे और जो हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं उसको हम 3 से 6 महीने में क्रिएट कर लेंगे। जी 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 और क्राइम फ्री भारत की अपनी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो जो हमारे सॉल्यूशन हैं वो हर 3 महीने और 6 महीने में स्वतः जो है रिवाइज होंगे
तो कभी क्राइम फ्री भारत जो है ना वो ऑब्सलीट नहीं होगा। जी राइट। तो अब आपको हमने क्राइम फ्री भारत के बारे में, क्या क्राइम फ्री भारत है, कैसे आपकी मदद करेगा, ये मेरे ख्याल से छोटा खाका सा मैंने आपके सामने बिल्कुल ठीक है। खींचने की कोशिश की है। जी जी अब आप अपने बाकी साथियों जो आपके ग्रुप के, चूंकि आप एडमिन हैं अपने ग्रुप के, जी जी। तो आप अपने तरफ से या अपने साथियों की तरफ से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। अब मैं साथियों को सबको इकट्ठा करके फिर जोड़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कम से कम जो है 25-50 साथी उस दिन उपस्थित रहे। पर हरी अब तो उन्हें आपका वीडियो देख के ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि इतने जी सारे ग्रुप हैं। जी अब आपका नेक्स्ट टाइम जो है ना 2-3-4 महीने में तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अब आपको 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको जी नेक्स्ट टर्न मिलेगा। जी 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 अभी तो जी। मालूम नहीं जो है ना, चूंकि हमारे आपसे संबंध है, तो आई हैव गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी आउट सर ऑफ सर टर्न। सर जी सर आउट ऑफ सर टर्न मुझे लगा नहीं, आप भोपाल के हैं और भोपाल के लोगों को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जी मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं जो है ना भोपाल जी को बिलोंग सर करता हूँ। तो जी भोपाल के वासियों का, भोपाल के लोगों का पहले हक बन जाता है, सर सर इसलिए हमने लिटिल आउट ऑफ टर्न आपको मौका दिया सर था। सर सर। तो आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ संशय है, कोई भ्रम है? यदि आपके भ्रम नहीं है तो फिर हम 5 जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है भारत सरकार, राज्य सरकार माला माल होने वाली है, हमारा भारत का हर नागरिक कैसे माला माल होगा, जी कैसे उसकी पर कैपिटा इनकम 3 गुनी से ज्यादा होगी, और कैसे जो है हम अपनी जीडीपी को 5 गुना से भी ज्यादा कर पाएंगे, जी और भारत का हर नागरिक वेल्दी होगा। क्योंकि धन बांटना जो है ना वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द क्राइम फ्री भारत। यस सर। तो ये पुराने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है कि भैया नेशनल के हित में जो है ना अपना सब त्याग करके आप ये कर दो, नहीं। आप जो है क्राइम फ्री भारत का मानना है कि मानव स्वभाव को ही थोड़ा स्वार्थी बनाया गया है। जी वो मंदिर भी जाता है तो बिना मांगे नहीं बंद रहता है। तो ये कैसे माना जाएगा कि कोई बिना मांगे जो है ना वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जी ये कहते हैं आप हमसे देश के लिए मत जुड़िए, अपने लिए जुड़िए, क्योंकि हम इतनी रेवेन्यू आपको बहाएंगे, तो उस रेवेन्यू के लिए जुड़िए, और वो रेवेन्यू इतनी बड़ी होगी कि शायद आप व्यवसाय में उतना रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे। जी अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली रेवेन्यू है विच इज कमिंग फ्रॉम रूल वायलेशन। तो शुरू में तो हम मोटर व्हीकल एक्ट के रूल वायलेशन को हमने प्रायोरिटी बनाई है, क्योंकि हम उससे जो है रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे, ट्रैफिक कंप्लायंट सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, और हम जो 1,60,000 डेथ लगभग हर साल होती हैं और लगभग 10 लाख लोग अपाहिज होते हैं, हम जी उनको उस विभीषिका से बचा पाएंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है, जो कि रूल वायलेशन को कैप्चर करने की क्षमता रखती है। तो वो आपके ऐप में रहेगी, आप उस ऐप के माध्यम से जो भी रूल वायलेशन है उसको कैप्चर कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी उसको डेट टाइम एंड लोकेशन के साथ लॉक कर देगी, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट कर देगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर देगी। और जैसे हम एफआईआर को कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ले जाते हैं, थानेदार के पास कि भैया सिग्नेचर कर दो, ऐसे ही जी हमारा बैकएंड इंजन जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा कि देखिए ये वायलेशन है, ये प्रूफ्स हैं, अब आप इस पे अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दो। तो जैसे ही वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा तो वो चालान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का आपका चालान ऐसे ही बनता है, राइट। क्योंकि बैकएंड इंजन को जिसने वो रूल वायलेट किया है उसको वो पहचान रहा है, तो वो उसको अंदर ही अंदर वो फिर उस ऑफेंडर के पास जाएगा कि देखिए ये आपका चालान है, ये आपका प्रूफ है, आप जो है ये सभी तरीके के पेमेंट ऑप्शन हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, फोन पे से करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, और भविष्य में ढेर सारे और जो आने वाले जो है ना ऑप्शंस होंगे वो भी समय समय पे इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो आप अपने ईज पर जो है अपना वो जो भी फाइन है वो आप जमा कर पाएंगे। और जैसे ही आप फाइन जमा करेंगे तो 50% जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली जाएगी, और रिमेनिंग 50% जो है दैट विल गो टू द पर्सन हु हैज कैप्चर्ड।
तो कैप्चर करने वाले 3 लोग होंगे। एक तो जो है आदमी होगा जो अपने ऐप से करेगा, दूसरा जो है IoT डिवाइसेस होंगे, और तीसरा CCTV डिवाइसेस होंगे। तो चूंकि डिवाइसेस तो आपका पैसा लेने की स्थिति में होंगे नहीं, जी तो वो पैसा जो है उन डिवाइसेस के ओनर के पास जाएगा। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिवाइसेस लगाएंगे, आगे चल के स्टार्टअप और कंपनियां जो है ना डिवाइसेस लगाएंगी, क्योंकि एक एक डिवाइस जो है ना लाखों रुपए अर्न करेगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक, जैसे आप पेट्रोल पंप ले लेते हैं तो आपका एक नोट छपने की मशीन पैदा हो जाती है, तो ऐसे ही आपने एक CCTV लगा दिया और एक वो लगा दिया, तो आपको एक जो है नोट छापने की मशीन आपने पैदा कर दी। इस तरीके का प्रावधान होगा। अब जरा इसका वॉल्यूम समझने की कोशिश करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो सबसे छोटा ऑफेंस है उसके लिए पेनल्टी 2000 रुपए। अब हम मानते हैं कि यदि एज्यूम करिए कि वो सबसे छोटा ऑफेंस को वो अपने ऐप से पकड़ता है और उसका 1000 रुपए शासन को जाता है और 1000 रुपए उस जिस आदमी ने पकड़ा उसको जाता है, राइट। अब अपन कल्पना करते हैं कि पूरी 137 करोड़ की आबादी एक बटन दबाती है जी तो 1,37,000 करोड़ जो है सरकार के लिए पैदा होगा। मैं अभी एग्जामिन कर रहा था तो मैंने पूछा किसी से कि साहब जो है ना हमारा इनकम टैक्स कितना पैसा जो है ना साल भर में करता है और एक्साइज कितना करता है, तो मुझे बताया कि शायद 7 लाख करोड़ जो है एक्साइज डिपार्टमेंट पैदा करता है। तो इसका मतलब है कि जितना वो पैदा करता है वो तो 7 बटन दब जाएंगे तो पैदा हो जाएगा। तो इतनी ह्यूज मनी जो है ना पैदा होगी कि संभवतः आगे चल के हमें डेवलपमेंट के लिए भी पर्याप्त पैसा मिलेगा और जो हम अपने टैक्सेशन स्लैब हैं उसको हम नीचे ला पाएंगे। एंड दिस इज ए डायरेक्ट आल्सो 50% मनी डायरेक्ट जा रहा है, तो it will make or it will have a direct influence on the per capita income of a person। अब हम चलो एक गांव के छोटे बच्चे, एक मजदूर के बच्चे के बारे में बात करते हैं जो उसके पापा ने उसको पढ़ने के लिए एक फोन दिया है, उसने जो है ना CFB ऐप जो है डाउनलोड कर लिया है, और चूंकि आगे चल के जगह जगह पे बोर्ड लगे रहेंगे, जैसे आप पार्किंग के बोर्ड होते हैं ना, ऐसे ही कहाँ से आप एविडेंस को बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर कर सकेंगे उसके बोर्ड लगे रहेंगे। उस साइन को देख के आप उस जगह पे गए, आपने एक वायलेशन पकड़ा, टिक। ऐसे ही आपने से कोटा किया, यदि बच्चे ने कोटा किया कि साहब हम 2 वायलेशन पकड़ेंगे फिर क्लास में करने जाएंगे, और क्लास के बाद वो आता है और 2 जो है ना वो घर जाते वक्त कर लेता है, तो एक छोटा बच्चा जो है 4 ऑफेंस को पकड़ पाएगा, 4 रूल वायलेशन को पकड़ पाएगा, राइट। अपने मान के चल रहे हैं कि वो इससे ज्यादा समय नहीं दे रहा है, तो वो 4000 रुपए कमाएगा। यदि अपने माने कि वो 30 दिन जो है इसी परफॉर्मेंस इसी रेटिंग से काम करता है, तो वो 1,20,000 रुपए कमाएगा। तो एक मजदूर का बच्चा जिसको आप अभी जो है मिड डे मील के बहाने बुला रहे हो, वो 1,20,000 रुपए जो है ना पैदा कर पाएगा। वो अपने खुद की एजुकेशन को देख पाएगा, बल्कि यदि उसके पिताजी बीमार हैं तो वो ऐसे बीमार पिता को जो है ना भी देखभाल कर पाएगा उसमें। तो इस तरीके से जो है ना देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जी। अब जो है आपकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हर किसी को इनकम टैक्स देना होगा, राइट। तो इनकम टैक्स के कारण भी जो है देयर विल बी indirect income of the government, right, and that money which will be accumulated, that will be repload in the form of a development, hence it will be rotting at a very fast pace। तो per capita income पर मेरा ऐसा अनुमान है कि 3 गुना से ज्यादा असर पड़ेगा, और जो GDP पे असर है वो शायद 5 गुना पड़ेगा, और हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच पाएंगे। दिस इज एक अपन ने अभी सिंगल मॉडल दिया है इसका, एक रूल वायलेशन। अभी हमने ट्रैफिक वाली बात कही, आगे चल के इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हर तरीके के वायलेशंस को जो है कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फूड का अडल्ट्रेशन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। उसके लिए ऑथराइजेशन एक्सपर्टाइज यदि जरूरत होगी तो हम ट्रेनिंग देंगे, और अल्टीमेटली
हम जो है आम पब्लिक जिसको कि एक क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं कि हाउ मेनी पुलिसमैन यू फील आर देयर इन इंडिया, अंदाज लगाओ कितने पुलिस वाले होंगे पूरे इंडिया में? 10 लाख। यदि मैं कहूं 137 करोड़ हैं तो आपको कैसा फील करोगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया। 137 करोड़ का मतलब है आपकी पूरी आबादी, राइट? तो बेसिकली हम और आप सभी पुलिस वाले हैं कानूनी तौर पर। आपको राइट ऑफ अरेस्ट भी है। सेक्शन 43 जो है का जो मजनून है वो यही है, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो सेक्शन 43 हर निजी व्यक्ति को पावर ऑफ अरेस्ट देता है, और ये अरेस्ट जो है आप पुलिस की उपस्थिति में भी कर सकते हैं जी। यदि पुलिस है तो आप पुलिस को हैंडओवर कर देंगे अरेस्ट करने के बाद, और यदि पुलिस नहीं है तो आप नियरेस्ट थाने में जाकर उसे हैंडओवर करेंगे, और पुलिस जो है ना उसे रीअरेस्ट करना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि ना तो हम अरेस्ट मेमो बना के देते हैं और ना ही पुलिस उसे रीअरेस्ट करती है। कानून में इस बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इफ यू आर अरेस्ट, यदि पब्लिक इज अरेस्टिंग देन पुलिस विल रीअरेस्ट, और पुलिस को फिर अरेस्ट मेमो नहीं बनाना चाहिए, उसे रीअरेस्ट मेमो बनाना चाहिए। तो देखा जाए तो हर कोई जो है कानून सम्मत बात नहीं कर रहा जी। आपको जो है एफआईआर दर्ज करने का नॉट ओनली द क्राइम कमिटेड हो गया है, यदि आपको इंटेंशन टू कमिट क्राइम मालूम है तो वो भी सेक्शन 39 सीआरपीसी में आप बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, और यदि आप वो नहीं बताते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और बाकी ऑफेंसेस में ये काम पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का है टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, लेकिन सेक्शन 39 में जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल ड्यूटी है उसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन ए सिटीजन। तो आप निर्दोष हैं ये आपको सिद्ध करना है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, और हम इसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल पावर कहते हैं। आज आदि आपको कहीं पे संज्ञेय अपराध होने की जानकारी मिलती है तो आप अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ जा सकते हैं कि हमारी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको ये केस रजिस्टर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम इस भाषा में बात ही नहीं करते, राइट? तो देखा जाए तो चाहे वो रिपोर्ट करने की बात हो चाहे अरेस्ट करने की बात हो, ये दो मेजर चीजें हैं जो पुलिस बनाती है, राइट जी? तो भारत का हर व्यक्ति जो है टू दैट एक्सटेंट इज ए पुलिस ऑफिसर। I may be donning uniform, you are a police officer in the civil dress, right? अब आप लीगली पुलिस ऑफिसर हैं, सीएफबी आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो चीजें दे रही है जिससे आप उस पावर को रियल सेंस में एक्सरसाइज कर पाएंगे, और पुलिस आपको झूठा फंसा नहीं पाएगी, राइट? यस सर। अब जो चूंकि सब लोग पुलिस वाले ही हैं, उनको तो हम अरेस्ट करने के लिए आपको रेवेन्यू बांटना चालू कर दें, ठीक है ना? हम आपको छोटे मोटे टास्क दे दें, यदि आप उसकी वेरीफाई करके रिपोर्ट देंगे हम उसकी रेवेन्यू दे देंगे आपको। अभी हमने कहा है कि जो समन्स वारंट जारी होंगे वो पुलिस के थ्रू तामील नहीं होंगे, वो पब्लिक के थ्रू तामील होंगे, तो उसको तामील करने के लिए द पर्सन विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम। फिर सिस्टम जो है आप जो इंफॉर्मेशन देंगे अपने व्याप पे जो आपको मालूम पड़ जाती है, तो उसको हम एक्सपांड करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटाबेस। तो आपने बताया कि ये क्राइम इस व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभावित है, हमारे सिस्टम ने उसको एक्सपांड किया और मालूम पड़ा कि 500 क्राइम जो है ना डिटेक्ट हुए, राइट? तो विकास को एक क्राइम का जो है ना पैसा नहीं मिलेगा, 500 क्राइम का पैसा मिलेगा। तो यदि हम एक अपराध के लिए 100 रुपए भी देते हैं और 500 ऑफेंस यदि हमने डिटेक्ट किए तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 50,000 रुपए। इट इज ए बिग मनी, यस, है कि नहीं? जी जी और जी। छोटी मोटी खबर तो हर किसी को रहती है,
आप कई बार ये कहते हैं कि पुलिस को छोड़ के किसने क्या किया दुनिया हर किसी को मालूम रहता है? शायद पुलिस वालों को भी मालूम रहता होगा, आई डोंट नो, शायद बड़े पुलिस वालों को नहीं मालूम होता, छोटों वालों को मालूम रहता है, जो भी है। तो उसके कारण ढेर सारी जो है रेवेन्यू मिलेगी। फिर सिस्टम को जो खुद इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है अबाउट द अपराधी, तो वो ड्रोन से आएगी, IoT डिवाइस से आएगी, CCTV से आएगी और पब्लिक को टास्क करके दी आएगी। तो जो हम टास्क आपको देंगे और जो आप उसका वेरिफिकेशन करके हमको देंगे, उसके लिए भी आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और ये हो गई 4 रेवेन्यू स्ट्रीम, 3 हो गई है। चौथी है, हम आपको किसी न किसी विधा का एक्सपर्ट बनाएंगे और उस एक्सपर्टाइज के लिए हम आपको टास्क देंगे और उस टास्क को करने के लिए भी आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और फिर 5वीं रेवेन्यू स्ट्रीम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हो, चाहे ठेले का काम कर रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्री लगा रहे हो, हम आपके निष्काम में मदद करेंगे और इस आपके निष्काम में मदद करके भी आपको रेवेन्यू पहुंचाएंगे। तो ऐसी 5 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है दैट विल बी फ्लोइंग टू यू। ये 5 रेवेन्यू स्ट्रीम इस देश की कायाकल्प करने वाली हैं। और जो भी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी और इतनी सारी एक्सपर्टाइज विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में बैठी हुई हैं, जो कि अभी साइलो में है, जो कि अलाइंड नहीं है। क्राइम फ्री भारत उसको अलाइन करके बहुत कम समय में वो दूरगामी परिणाम जो है परिवर्तन लाके दिखा पाएगी, जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आता है एक्स प्रश्न। एक्स प्रश्न क्या है जो आपने पूछा था जी, आप करोगे कैसे? नेताओं को ये कबूल नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि नेताओं को हर अच्छी चीज कबूल क्यों नहीं होती? सवाल उठता है ये नेता है कौन? तो चुनाव के समय हर नेता को एक अपना एफिडेविट भरना होता है। उस एफिडेविट के हिसाब से 43% ऑफ द पार्लियामेंट्रियन दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो भाई साहब, आप चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको साचरित्र होना जरूरी है। तो देश की बागडोर बनाने संभालने के लिए, देश के कानून बनाने के लिए आपको साचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं विकास भाई आप? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपके जरूरी। नेताओं को साचरित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। नहीं, अब क्वालिफिकेशन तो आपने आगे की बात कर दी, मैं तो सिर्फ साचरित्र होने की बात कर नहीं, रहा हूं। साचरित्र तो होने चाहिए सर। मर्डरर और रेपिस्ट तो नहीं होना चाहिए है? हम क्या कह रहे हैं, कम से कम मर्डरर और रेपिस्ट तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बोले आप तो उसके हायर दर्जे की बात कर रहे हो। और जी, आई एम वेरी, वो भी सोचा जा सकता है कि आप जो है, जो आपकी ड्यूटीज हैं उसके हिसाब से आप कोर्स करिए, आप पास हो जाएंगे तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही है। ये तो बहुत हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन हो गया है। हम तो बहुत छोटे लेवल का एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं कि भाई साहब माफ करो, कम से कम रेपिस्ट और मर्डरर मत रहो यार, इतना तो हो सकता है। फिर ये सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपने सैकड़ों वीडियो देखे कि नहीं देखे? देखे अभी हमने कुछ दिन पहले जो है कोई साउथ इंडियन नेता है, वो जो है ना नोट बांट रहा है और एक साथ में फोटो दे रहा है। आपने देखी वो वीडियो? देखी। तो ये सो कॉल के जो कहते हैं हम नेता हैं और हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रियल में है? ये तो दारू बांटते हैं जी, ये तो जो है पैसा बांटते हैं, ये तो साड़ियां बांटते हैं और ये फ्री भी बांटते हैं। तो भैया ये फ्री भी तो हमारे, आप कैसे बांट सकते हैं जी, ये तो हमारा पैसा है। तो यदि आप बांटना चाहते तो अपने नेतागिरी के फंड से बांटो या अपनी जमीन बेच के बांटो। हमारे पैसे को फ्री में आप कैसे बांट सकते हैं? या तो आप सोर्स बताइए, पैसा कहां से लाओगे आप, अगर कोई इलेक्शन में बताते हो? नहीं, आप हमारे ऊपर टैक्सेशन लाएंगे, क्यों लाएंगे? आप क्यों लाएंगे? और आप जो है फ्री भी क्यों बांटना चाहते हैं? आप क्रय करने की शक्ति क्यों नहीं देना चाहते? आप हम मैथिली शरण जैसी बात कर रहे हो, जो हम कह रहे हैं कि हम आपको धनी कर देंगे, आपकी पर कैपिटा इनकम 3 गुना बना कर देंगे, ये हमारे राजनेता क्यों नहीं कह रहे हैं?
Why they are not coming with the model which we are saying? हम तो ऐसे सैकड़ों मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि धन की वर्षा करेगा। हम तो आपकी खेती में धन की वर्षा कराएंगे, हम तो आपके दूध में धन की वर्षा कराएंगे। हम तो जो है 18 भारत की बात कर रहे हैं। तो एक आपके मनीष जरा विकास जी को भेजिएगा, विकास जी के ग्रुप में भेजिएगा कि वो अपना जो 18 भारत क्या है उनके बारे में तो थोड़ा सा विकास जी को मालूम है। विकास जो है ना हमारे 18 भारत क्या है थोड़ा सा मालूम पड़ना चाहिए। तो ये राजनेता जिसमें से 43% क्रिमिनल हैं, जो भ्रष्ट तरीके से चयनित हुए हैं, उन्हें सही मायने में जनप्रतिनिधि भी नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोग जो है बड़े बड़े 20 बाय 20 के जो है ना पोस्टर लगाते हैं जी। भाई जन्मदिन है जिसमें 5-6 बुजुर्गों का भी फोटो होता है। तो भैया आपने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया है, आपके इतने बड़े फोटो क्यों लगना चाहिए? ये अपने घर में बैठ के दरबार लगाते हैं, आपको झूठा आश्वासन देते हैं, आपको ही झूठे केसेस में फंसवाते हैं, फिर आपको निकलवाने का आश्वासन देते हैं। ये जो ना सो कॉल्ड नेता, इन्हें अच्छी चीज कबूल क्यों नहीं होती है? फिर भी एक्स प्रश्न एक्सटी बना हुआ है जी। एक्स प्रश्न ये है कि यदि उन्हें मंजूर नहीं है तो आप ये सब कैसे कर पाएंगे? सही बात है। आपको कुछ रास्ता दिख रहा है? तो टेक्नोलॉजी वाली टीम टेक्नोलॉजी बना रही है, लॉ वालों ने ड्राफ्ट लॉ बना के भेज दिया है और ढेर सारे ड्राफ्ट बन रहे हैं, ठीक है ना? जी, जी। एक दूसरी टेक्नोलॉजी टीम स्टार्टअप और उस पर काम कर रही है। लेकिन चाहे स्टार्टअप हो, चाहे लॉ हो, चाहे कुछ भी हो, आपका एक्स प्रश्न अपनी जगह पे खास समय राक्षस के रूप लेके खड़ा हुआ है कि आप इसे कैसे जमीन पे उतारेंगे। जी। तो क्राइम फ्री भारत की जो नेक्स्ट स्कीम है वो है जन समर्थन वाली। तो वो हमने आपको जन समर्थन कैसे हासिल करेंगे उसका एक पूरी स्ट्रेटेजी दिया हुआ है। नाउ अपने लोगों को जोड़िए और इसको तंत्र को फैलाते जाइए। हम 6 महीने में ही जो है देश की आधी जनता तक पहुंच जाएंगे और इस जनता से ना तो हम कोई जुलूस निकलवाएंगे, ना हमारा कोई क्राइम फ्री भारत का सदस्य किसी अधिकारी से जाके मिलेगा, क्योंकि यदि आप जाके मिलेंगे तो वो कहेंगे अच्छा विकास के बड़े दिमाग खराब हैं, अगला 4 फड़ी मुकदमे कहां। तो हम नहीं चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत के किसी सदस्य को कोई भी रॉन्गली रब करे, उसके खिलाफ उसको जो है ना खिलाफ कोई केस रजिस्टर करे या उसको प्रताड़ित करे। इसलिए क्राइम फ्री भारत ने इस बात में मनाही करके रखी हुई है कि आप क्राइम फ्री भारत के बैनर के नीचे किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते जी। तो फिर कैसे होगा? तो एक तो ये है कि आज की जनता बहुत निराश है और हमें आशा का दीप जलाना होगा। तो यदि देश की आधी जनता जो है दीपक जलाएगी तो वो दिन दीपावली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो और फिर किसी भी चीज का बिगुल बजाना होता है तो बिगुल बजाने के लिए तो जो है ना आदमी को बिगुल बजाना आना चाहिए, इसलिए हमने थाली बजाने का प्रावधान रखा है। यदि देश की जो है ना आधी जनता थाली बजाएगी तो ऐसा किसी राजनेता में दम नहीं है कि वो जो है उस बात का जो है ना ग्राह्य करें। तो सवाल उठना है कि हम जुड़ें, लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल से जोड़ें, लोग बाग अपने वीडियो बनाएं और उसको जो ना पब्लिक को अपील करें। हमारी टीम जो है ना उसको जनसाधारण तक पहुंचाएगी और उसको बुलंद आवाज देगी और फाइनली हम सब लोग मिलके आशा का दीप जलाएंगे और फिर जो है ना थाली बजाएंगे। यदि ये दुष्ट पॉलिटिशियन नहीं समझेंगे तो देश की जनता इन दुष्ट पॉलिटिशियन को भी बदल देगी। इस समय आ गया है कि हम लोग जो है पूरी आशा के साथ अपराध मुक्त भारत ही अकेली पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हेल्दी वेल्दी केमिकल फ्री भारत को पैदा करेंगे। हम जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से
विषयुक्त जो है ना अनाज पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हर्बल जो है अन्न पैदा करके, और वो अन्न और वो चीज वहां पैदा करेंगे जहां पे वो औषधि पूर्ण गुण रखती है। तो हम जो है ना उसके लिए मिनिमम प्राइस नहीं बात करेंगे, हम मिनिमम प्राइस की डबल और ट्रिपल प्राइस पे उसे बेच पाएंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में तो हम 10 गुने से भी ज्यादा प्राइस पे उसे बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम हम एविडेंस के साथ कर रहे हैं वही काम हम अपने बाकी प्रोडक्ट के साथ करेंगे। डेट, टाइम और लोकेशन के साथ वो स्टैम्प होगा, और उस लोकेशन पे यदि कोई औषधि तुल्य चीज पैदा हो रही है तो वो जो है औषधि तुल्य चीज का जो है इंटरनेशनल डिमांड बहुत ही हाई होगा। देखिए, रामदेव महाराज ने छोटा सा नमूना पेश किया तो 11,000 करोड़ की जो है ना उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। बाबा रामदेव महाराज तो ना पढ़े लिखे है ना कुछ है। जब क्राइम फ्री भारत के जो है 137 करोड़ लोग खड़े होंगे तो वो क्या गजब ढाएंगे, इसका अनुमान लगाना जो है ना आपके लिए मुश्किल होगा। दूध की नदियां बहेंगी, हनी की नदियां बहेंगी, औषधि की नदियां बहेंगी, स्पिरिचुअलिज्म की नदियां बहेंगी, और आगे चल के हम जो है आदमी की सोच से नेगेटिविटी तक हटा पाएंगे। तो जब हम बहुत सारे भारत की बात कर रहे हैं, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, हर्बल भारत, केमिकल फ्री भारत, मशीनरी इक्विपमेंट रिच भारत, हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपकी मशीनरी और जो चीज आप ऑन कर रहे हैं वो कैसे आपके लिए EMI लाएगी। तो ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द कॉन्सेप्ट सेज दैट नेगेटिविटी फ्री भारत। शायद हम आपकी सोच से नेगेटिविटी को हटा पाएंगे। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटेलेक्चुअल्स दे आर डूइंग लॉट ऑफ नेगेटिव सर्विस। प्रॉब्ली हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो अभी डैमेजिंग काम कर रहे हैं, आगे चल के वो डैमेजिंग काम शायद नहीं कर पाएंगे, और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक अपराध मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो विकास जी, आप ये मुझे बताइए कि आपको ये कितना कन्विंसिंग लग रहा है। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं आ रही होंगी, तो प्लीज जरूर आज पूछिए। नहीं, बहुत कन्विंसिंग लग रहा है सर। और अगर ये आ गया तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा सर, क्योंकि आदमी की कल्पना भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो आप मुझे ये बताइए, जो हमने मॉडस ऑपरेंडी बताई है जी, कि यदि ये नहीं आएगा तो जो है वो नहीं रहे। अब सब देखिए, ऐसा है, जो अपना हिंदुस्तान का आदमी है वो तो कहेगा भाई सूरज उगेगा और सूरज ढल जाएगा, उसी के साथ रहना सीख गया वो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आज हमारे लोग क्या कहते हैं, भौड़ी चीज पेश करते हैं और कहते हैं साहब इसमें TRP है। अरे TRP ये नहीं है, भारत का जो है ना नागरिक कुछ अलग चीज है। भारत के नागरिक को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। भारत का वो नागरिक है जो रामायण के समय जो है रामायण को देखना चाहता था। रोड पर अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। यदि कहीं बिजली गुल हो जाती थी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों की पिटाई हो जाती थी, और इट वाज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। तो ये कहना कि आज का जो है ना आदमी नंगी और फालतू की बदमाशी पूर्ण चीजों को, सीरियल को देखना चाह रहा है, ये पूर्णतया गलत है। भारत का इंसान बहुत सात्विक है, बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा गुमराह हो गया है, यदि उसे सही रास्ता दिखा दिया तो वो अंदर से जाग जाएगा। क्राइम फ्री भारत उसी आशा का जो है ना वो दीप प्रज्वलित करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अच्छी सोच वाले लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो बड़े बड़े बन गए उनको छोड़ दीजिए, एकदम साधारण लोगों को जोड़िए, और जो भाग जाता है उसको मान लीजिए कि ईश्वर ने उस काम के लिए उसे पैदा नहीं किया, उसे माफ कर दीजिए, उसे फालतू के काम में लगे रहने दीजिए जी। यदि इस सोच से हम लगातार 6 महीने भी काम करेंगे तो जो क्राइम फ्री भारत की जो गंगा है, मेरे ख्याल से वो सभी को अपने साथ ले जाने में सफल हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वही रास्ता दिखाने के लिए तो आपको भेजा गया है। जी। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछे। I will be too happy to reply। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब। बस आप इसी तरह जो आपके ऊर्जा है उसी से लोग वो होंगे और आपसे जुड़ते चलेंगे।
और मैं समझता हूँ कि ये मिशन बिल्कुल अपना 100% कंप्लीट होगा सर। मनीष जी, या आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीष, हमारे मनीष जी शायद किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए जी हैं। जी जी सर, जी सर, तो जी मेरे ख्याल से समय आ गया है कि सर, अब आपसे काफी समय सर भी हो गया है। आपको जो आपने समय दिया, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और जी हम जी सब लोग मिलके लोगों के दिल में वो आशा का दिया जलाने में सफल होंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन उनको दे पाएंगे जी जो आवश्यक विधान कानून की आवश्यकता है, उन कानून को भी जो है हम जो है ना उनको परोस पाएंगे। इस भावना के साथ जी चलिए आज का इस सेशन को जो है ना सर, समाप्त करते हैं। और जो दर्शक आगे चल के जो है ना इस वीडियो को देखेंगे उनको हम धन्यवाद देते हैं और आज आह्वान करते हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है, और अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ें। और आगे चल के आपको सिर्फ 3 ही काम करना होंगे। एक, जब समय आ जाएगा तो प्रभात फेरी निकालेंगे जो कि क्राइम फ्री भारत के अस्तित्व को दिखाने के लिए होगी। जी देन दूसरा काम होगा, जब आपको समय टाइम दिया जाएगा उस समय हम आशा का दीप जलाएंगे और फिर हम थाली रूपी बिगुल बजाएंगे। इस 3 काम को आप यदि एकता के साथ कर पाए तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पर आपको क्राइम फ्री भारत दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे सर, हम सब आपके साथ हैं और इसको बिल्कुल सफल बनाएंगे अपन लोग मिलके जो है। थैंक यू विकास जी, थैंक वेलकम, यू। हम वेल, आपने थैंक यू समय वेरी मच। निकाला, इसके लिए हम आभारी थैंक हैं। और आप सर, इस थैंक यू सोच वेरी को मच। और इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाइए और विशेष तौर आप पर अपने पापा को जरूर बताइएगा। मुझे पूरा बिल्कुल विश्वास है वो बताऊंगा। बहुत खुश होंगे। आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है सर। ऐसा कोई सोचता नहीं हिंदुस्तान के अंदर अकेले आदमी मिलकर मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं आपकी सोच के लिए बहुत ही सलाम करता हूँ उसको जो है, और थैंक यू, बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू। वेलकम जय सर। हिंद, जय भारत। जय जय हिंद, जय भारत। हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद।